नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान का लालच और गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी पुणे शहर की है, जहां एक खुशहाल परिवार की जिंदगी एक रात में खून से रंग गई। हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ यह कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1994। पुणे का कोपड़ फाटा इलाका उस वक्त अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज कम, बच्चों की हंसी और पड़ोसियों की बातचीत ज्यादा सुनाई देती थी। इसी इलाके में बसी थी शीला विहार कॉलोनी, एक मध्यम वर्गीय बस्ती जहां लोग अपने सपनों को साकार करने में जुटे थे। इसी कॉलोनी के हिमांशु अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 6 में रहता था केसरीमल लाठी का परिवार। फ्लैट पुराना था लेकिन साफ सुथरा और प्यार से सजा हुआ था। दीवारों पर मराठा शैली की पेंटिंग्स और लकड़ी का बना एक छोटा सा मंदिर इस घर की शोभा बढ़ाता था। केसरीमल लाठी एक मेहनती और ईमानदार मारवाड़ी व्यापारी थे। उनकी उम्र करीब 55 साल थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। शहर की मशहूर करवे रोड पर उनकी सागर स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान थी। दुकान के बने लड्डू और जलेबी इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। केसरीमल अपने बड़े बेटे संजय राठी के साथ मिलकर दुकान संभालते थे। संजय 32 साल का एक जिम्मेदार और मेहनती लड़का अपने पिता का दाहिना हाथ था। घर में केसरीमल की पत्नी मीराबाई थी, करीब 50 साल की एक धार्मिक और सौम्य महिला जो हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करती थी। संजय की पत्नी बबीता 28 साल की अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनकी छोटी बहन प्रीति 22 साल की कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का शौक रखती थी। संजय का 2.5 साल का बेटा चिराग घर की जान था, जो अपने मासूम हरकतों से सबको हंसाता था। संजय की दूसरी बहन हेमलता जो 30 साल की थी, उसकी शादी श्रीकांत नाम के एक साधारण नौकरी पेशा इंसान से हुई थी। उनका 1.5 साल का बेटा प्रतीक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबका ध्यान खींचता था। राठी परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। सागर स्वीट्स हर महीने अच्छा मुनाफा देती थी और घर में सुख शांति का माहौल था। उस वक्त बबीता प्रेग्नेंट थी और उसका 8वां महीना चल रहा था। घर में एक नए मेहमान के आने की तैयारियां जोरों पर थी। मीराबाई ने अपने हाथों से बच्चे के लिए उनका स्वेटर बुनना शुरू कर दिया था। प्रीति ने बबीता के लिए एक खूबसूरत लाल साड़ी सिली थी, जिसे देखकर बबीता ने कहा, इसे मैं डिलीवरी के बाद पहनूंगी। चिराग अपनी मम्मी से बार बार पूछता, नन्हा बेबी कब आएगा माँ, और फिर अपनी छोटी सी खिलौनों की गाड़ी लेकर खेलने लगता। 26 अगस्त 1994 की सुबह हेमलता अपने पति श्रीकांत और बेटे प्रतीक के साथ मायके आई। रक्षाबंधन बीत चुका था, लेकिन हेमलता अपने भाई संजय को राखी बांधने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने एक चमकीली लाल राखी और संजय के लिए मिठाई का डब्बा साथ लाया था। घर में हेमलता के आने से खुशी दोगुनी हो गई थी। मीराबाई ने उसे गले लगाकर माथे पर चूमा और कहा, अब घर में रौनक आ गई। प्रीति ने चाय बनाई और बबीता ने हंसते हुए कहा, दीदी अब तो तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा, बच्चा आने वाला है। हेमलता ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, मैं तो अपने भतीजे या भतीजी को देखे बिना नहीं जाऊंगी। उधर घर में काम करने वाली नौकरानी सत्यभामा सुबह 9 बजे पहुंची थी। 35 साल की सत्यभामा पिछले 3 साल से राठी परिवार के लिए काम कर रही थी। वह मेहनती थी और राठी परिवार उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। उस दिन उसने किचन में जाकर बर्तन साफ करने शुरू किए और मीराबाई के लिए पूजा का प्रसाद तैयार करने में मदद की। दोपहर होते होते श्रीकांत के आने की खबर दुकान पर पहुंची। संजय ने अपने कर्मचारी को दुकान संभालने को कहा और करीब 1 बजे घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने श्रीकांत से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, आज तो बहन बहनोई दोनों घर आ गए, अब दुकान पर भी चलो। दोपहर 2 बजे दोनों केसरीमल से मिलने सागर स्वीट्स के लिए निकल गए। दुकान पर उस दिन भीड़ थी, क्योंकि अगले दिन शनिवार होने की वजह से लोग मिठाई खरीदने आए थे।
शाम के 7 बज गए। संजय आमतौर पर 9 बजे तक दुकान बंद करता था, लेकिन उस दिन बहनोई के साथ होने की वजह से उसने जल्दी निकलने का फैसला किया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़कें गीली थीं और हवा में ठंडक घुल रही थी। दोनों ने दुकान का शटर डाला और संजय की पुरानी बजाज स्कूटर पर सवार होकर अपार्टमेंट की ओर चल पड़े। रास्ते में श्रीकांत ने कहा, संजय, आज घर में सब खुश होंगे, हेमलता राखी भी बांधी होगी। संजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और माँ ने शायद पकवान भी बनाए होंगे। लेकिन जब वे हिमांशु अपार्टमेंट पहुंचे तो दूसरी मंजिल पर उनका फ्लैट बंद दिखा। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था। संजय ने स्कूटर खड़ी की और सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचा। उसने ताले को छुआ, फिर श्रीकांत की ओर देख कर कहा, ये तो अजीब है, घर पर कोई नहीं। श्रीकांत ने कंधे उचकाए और बोला, शायद बबीता को अस्पताल ले गए हों। लेकिन संजय का मन घबराने लगा। उसने कहा, अगर ऐसा होता तो मुझे खबर मिलती, और पूरा घर खाली क्यों है। दोनों दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। बाहर बारिश तेज हो रही थी और हवा के साथ ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। संजय ने अपनी जेब से पुराना नोकिया फ़ोन निकाला और रिश्तेदारों को फ़ोन लगाना शुरू किया। पहले उसने अपनी चाची को कॉल की, फिर पड़ोस में रहने वाले मामा को, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी सत्यभामा का पति दामू सुधार सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। वह 38 साल का एक मजदूर था जो पास की फैक्ट्री में काम करता था। उसने संजय को देखकर कहा, साहब, सत्यभामा अभी तक घर नहीं आई, मैं उसे लेने आया हूँ। ताला देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, ये क्या हुआ? वो तो सुबह से आपके घर पर थी। संजय की बेचैनी अब चीख बनकर बाहर आने को थी। उसने श्रीकांत से कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें चाबी लानी होगी। श्रीकांत ने सुझाव दिया, शायद सब दुकान पर गए हों। लेकिन संजय को यह बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, पूरे परिवार का बिना बताए दुकान जाना और बच्चों के साथ। फिर भी उसने केसरीमल को फ़ोन किया। दुकान पर बैठे केसरीमल ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं आया, मैं तो अभी दुकान बंद करने वाला था। यह सुनते ही संजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने श्रीकांत और दामू सुधार को साथ लिया और दुकान की ओर निकल पड़ा। दुकान से एक्स्ट्रा चाबी लेकर जब वे फ्लैट पर पहुंचे तो रात के 8:30 बज चुके थे। बारिश अब मूसलाधार हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से माहौल और डरावना लग रहा था। संजय के हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी ताले में डाली और दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक तेज बदबू ने उसके होश उड़ा दिए। लिविंग रूम की दीवारों पर खून के छींटे थे। सोफे पर बिखरी चादरें खून से लथपथ थी। किचन की ओर बढ़ते ही सत्यभामा की लाश दिखी। उसका सिर काटने की कोशिश की गई थी और पेट पर चाकू के कई निशान थे। पास में एक टूटा हुआ कांच का गिलास और उल्टा पड़ा तावा बता रहा था कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। संजय ने कांपते कदमों से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर प्रीति की लाश थी। उसका गला वॉशिंग मशीन के तार से घोंटा गया था और सीने पर चाकू का गहरा घाव था। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह आखिरी पल तक मदद की उम्मीद कर रही हो। एक कमरे में मीराबाई की लाश पड़ी थी। उनके हाथ में पूजा की माला थी और सिर पर गहरे घाव थे। पास ही प्रतीक का छोटा सा शरीर खून से लथपथ पड़ा था। दूसरे कमरे में हेमलता की लाश थी। उसका गला काटा गया था और कपड़े फटे हुए थे। तीसरे कमरे में बबीता और चिराग की लाशें थी। बबीता का पेट फटा हुआ था और चिराग की छोटी सी गर्दन पर चाकू के निशान थे। यह मंजर देखकर संजय चीख पड़ा। नहीं! उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। श्रीकांत और दामू सुधार भी बदहवास होकर रोने लगे। उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाकी फ्लैटों के दरवाजे बाहर से बंद थे। किसी ने हिम्मत करके नीचे से कुंडी खोली और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। रात 9 बजे पुणे पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर विनायक पाटिल ने जैसे ही फ्लैट में कदम रखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
उन्होंने तुरंत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दिया और जांच शुरू की। संजय से पूछताछ में उसने कहा, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। ये सब कैसे हुआ? पुलिस ने घर चेक करने को कहा। संजय ने अलमारी खोली तो पता चला कि मीराबाई के सोने के हार, बबीता की चूड़ियां और करीब 2 लाख की नकदी गायब है। लूट के लिए इतना बड़ा हत्याकांड? पुलिस हैरान थी। दोस्तों, यह कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे पता चलेगा कि इस हत्याकांड के पीछे कौन था और कैसे पुलिस ने उसे पकड़ा। तो बने रहिए स्टोरी के अंत तक। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस ने देखा कि घर में जबरन घुसने के निशान नहीं थे। दरवाजा साफ था, खिड़कियां बंद थी। हत्यारा कोई परिचित था जो बिना शक के अंदर आया। इंस्पेक्टर पाटिल ने संजय से पूछा, ऐसा कोई शख्स जिसे तुम जानते हो और जो घर आता जाता हो? संजय ने अगले दिन एक नाम लिया, राजू सिंह राजपुरोहित। उसने बताया कि 2.5 महीने पहले 8 जून 1994 को राजू उनकी दुकान पर काम करने लगा था। 22 साल का यह लड़का राजस्थान से आया था। उसने 2 महीने काम किया लेकिन तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। संजय ने मना किया तो 21 अगस्त को उसने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह अपने दोस्त को नौकरी दिलाने आया लेकिन संजय ने फिर मना कर दिया। संजय को याद आया कि उस दिन राजू के हाव भाव ठीक नहीं थे। वह कई बार घर भी आ चुका था। पुलिस को यह पहला सुराग मिला। जांच में पता चला कि राजू पहले बॉम्बे बिहार रेस्टोरेंट में काम करता था। वह 30 मई 1994 को अपने भाई कल्याण सिंह के बुलावे पर पुणे आया था। कल्याण वहां वेटर था। राजू को 800 रुपये महीने मिलते थे लेकिन मराठी न आने की वजह से उसे निकाल दिया गया। फिर वह सागर स्वीट्स में 600 रुपये महीने पर काम करने लगा। 2 महीने बाद तनख्वाह न बढ़ने पर उसने नौकरी छोड़ दी। पुलिस ने बॉम्बे बिहार पहुंचकर पता लगाया तो पता चला कि राजू के 2 दोस्त नारायण राम और जितेंद्र गहलोत भी 25 अगस्त के बाद से गायब थे। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया और पुलिस इन तीनों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस की एक टीम राजू की तलाश में राजस्थान रवाना हुई। पता चला कि वह श्री गंगानगर के मुकलावा गांव का था। हैरानी की बात थी कि उसके पिता राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इंस्पेक्टर पाटिल ने सोचा, एक पुलिस वाले का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जांच आगे बढ़ी। 5 सितंबर 1994 को बीकानेर के जाल पसार गांव से नारायण राम को पकड़ा गया। 24 साल का नारायण दुबला पतला था लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था। पूछताछ में वह टूट गया और कबूल किया कि उसने राजू और जितेंद्र के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसके बाद जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अक्टूबर को जोधपुर के शास्त्री नगर से राजू को पकड़ा गया। वह अपने साले शैतान सिंह के घर में छिपा था। पुलिस ने उसे घेरा तो वह भागने लगा लेकिन एक गली में फंस गया। राजू सरकारी गवाह बना और सारी कहानी खोली। उसने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद वह बेरोजगार था। नारायण और जितेंद्र के साथ वह नागपुर चाल के एक छोटे से कमरे में रहता था। पैसों की तंगी ने उन्हें लूट की साजिश रचने पर मजबूर किया। 24 अगस्त को जितेंद्र ने अपने चांदी का कड़ा गिरवी रखा और उसे 90 रुपये मिले। उस 90 रुपये से 55 रुपये में एक तेज धार चाकू खरीदा गया। 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे वे हिमांशु अपार्टमेंट पहुंचे। संजय की स्कूटर देखकर वे लौट गए। 3 बजे फिर आए, तब स्कूटर गायब था। पहली मंजिल के फ्लैटों को बाहर से बंद करके वे ऊपर चढ़े। सत्यभामा सीढ़ियों पर मिली तो राजू घबरा गया लेकिन नारायण ने उसे धमकाया। वो फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा खुला था। राजू अंदर घुसा। पीछे नारायण और जितेंद्र थे। सत्यभामा ने मीराबाई को आवाज दी। मीराबाई ने राजू को पहचाना लेकिन जितेंद्र ने मिर्च पाउडर उनकी आंखों में डाल दिया। नारायण और जितेंद्र ने चाकू निकाले। सबको चौक में बैठाया गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी जिससे चीखें दब गई। नारायण ने मीराबाई को चाकू से मारा, फिर बबीता और चिराग को मारा। राजू ने प्रीति को बाथरूम में तार से गला घोंट दिया लेकिन वह जिंदा थी
तो नारायण ने चाकू से उसे खत्म कर दिया। सत्यभामा को किचन में मारा गया। हेमलता ने प्रतीक को बचाने की कोशिश की, लेकिन जितेंद्र ने उसे छीनकर मार डाला। हेमलता का गला काटा गया। लूट में जेवर, नकदी और सामान बैग में भरे गए। नारायण को 6 हत्याओं और जितेंद्र को 1 हत्या का दोषी माना गया। 1998 में फांसी की सजा हुई, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। 2019 में नारायण की उम्र 12 साल साबित हुई और उसे बरी कर दिया गया। जितेंद्र की फांसी उम्र कैद में बदल गई, लेकिन वह जिंदगी भर जेल में रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिचितों पर सोच समझकर भरोसा करें, घर की सुरक्षा मजबूत रखें और संदिग्ध हरकतों पर नज़र रखें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्राइम स्टोरी बाय विवेक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।